नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सेहत की। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं कैंसर के क्षेत्र में मेडिकल साइंस के चमत्कार की, अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि की। जी हां, कैंसर शब्द सुनते ही सांसें अटक जाती है। इस जानलेवा बीमारी का इतना खौफ कि सुनते ही धक से दिल बैठ जाए और घबराकर जिंदगी के कितने दिन बचे हैं ये सोचते चिंता में बढ़ जाए। वो कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी का दर्दनाक दौर, लेकिन अब एक चमत्कारी कामयाबी से मिलने वाला है इस दर्द से जल्द ही छुटकारा। कैंसर के वैज्ञानिकों को कैंसर का इलाज मिल गया है। जी हाँ, इतिहास में पहली बार एक ड्रग ट्रायल में कैंसर के सारे मरीज ठीक हो गए हैं, इसीलिए इसे किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। ये चमत्कार अमेरिका के न्यूयॉर्क मेमोरियल सोलन केटरिंग कैंसर सेंटर में हुआ है, जिस पर मेडिकल समुदाय भी हैरान है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रायल में रेक्टल कैंसर के सभी मरीजों को एक ही दवा दी गई। इस ट्रीटमेंट के 6 महीने बाद सभी मरीजों का कैंसर पूरी तरह से गायब पाया गया। एंडोस्कोपी करवाई गई, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी यानी कि पेट स्कैन करवाया गया, MRI स्कैन करवाया गया, किसी में भी कैंसर डिटेक्ट नहीं हो पाया। इसलिए उम्मीदें बढ़ गई। ट्रायल के दौरान मरीजों को 6 महीने तक दरअसल हर तीसरे हफ्ते ये दवा दी गई। सभी मरीज कैंसर के एक समान स्टेज पर थे, जिन्हें मिल गया है अब इस जानलेवा बीमारी से आराम। तो चलिए जाने आज क्या है कैंसर की ये नई दवा, कैसे करती है काम, क्या है इसकी कीमत, भारत में कब तक उपलब्ध होने की संभावना। आज होगी इसी पर बात। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। और चलिए कार्यक्रम में करते हैं बात। हमारे साथ इस समय कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कनिका सूद जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कनिका आपका। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही, इंसानी जान को बचाने की दिशा में ये इतना बड़ा और महत्वपूर्ण कदम, ये चमत्कार, जरा ये समझाइए कैसे हुआ और कैसे काम करती है ये दवा, क्या है ये दवा? नमस्कार। तो पहली चीज़ तो शायद सारी दुनिया केंद्रित है इस समय इस बीमारी की जो खोज हुई है इसके प्रति, और इस दवाई के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुकता है सब में जानने की। तो जादुई नहीं है ये, जादुई दवाई की तरह ही बहुत और दवाइयाँ जो है वो मेडिकल कम्युनिटी यूज़ कर रही है पिछले काफ़ी वर्षों से। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ नामक एक दवा ही कह सकते हैं, जो कि और कई और कैंसर्स में भी प्रयोग की जा रही है। पर जो प्रॉमिसिंग बात आई है, जो ये रिजल्ट्स मेमोरियल स्लोन केटरिंग ने दिखाया रेक्टल कैंसर्स में, वो बहुत प्रॉमिसिंग है। इसे हम प्रॉमिसिंग कहेंगे, अभी भी हम जादुई नहीं कहेंगे। 2 कारण से। पहली चीज़, क्योंकि ये एक केवल 18 मरीजों पे करी गई एक छोटी सी स्टडी है, अभी इसकी वैलिडेशन होगी। इसका अर्थ है कि ज़्यादा मरीजों पे ये पुख्ता बैठती है कि नहीं बैठती है, पहले ये चीज़ जानकारी प्राप्त होने के बाद ही ये एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर बनेगी, यानी कि ये सभी मरीजों के लिए उपलब्ध की जाएगी। तो अभी ये एक ट्रायल ड्रग की तरह पाया गया है कि इसने कामयाबी दिखाई है 18 मरीजों में। 18 में से 12 मरीजों ने ये दवा पूरी की है और 6 महीने के बाद भी बीमारी कंट्रोल्ड पाई गई है, जैसा आपने बताया। तो पहली चीज तो उपलब्धि। दूसरी चीज, ये किसको दी जाएगी? ये सभी कैंसर पेशेंट्स के लिए नहीं है। ये जो पर्टिकुलर ट्रायल है ये रेक्टल कैंसर स्टेज 2 और 3 के पेशेंट्स में ही हुआ था। उनमें भी बहुत ही एक सिलेक्ट सब ग्रुप जिनमें मिसमैच रिपेयर डेफिशिएंसी MMR डिफेक्ट होता है, ये उसी में कामयाब पाई गई है। तो इसलिए जो सिलेक्शन ऑफ पेशेंट्स रहने वाला है वो बहुत ही फोकस्ड रहने वाला है। तो अभी बहुत आगे अभी जाना है, प्रॉमिसिंग है, और भी सब ग्रुप्स में बेनिफिट होगा नहीं होगा ये फ्यूचर बताएगा। तो आने वाले 4 या 5 वर्ष ये चीज़ डिक्टेट कर पाएंगे कि क्या जो इसने दिखाया है छोटी स्टडी ने, ये ज़्यादा मरीजों पे पुख्ता इफेक्ट दिखाएगा और लंबे समय तक दिखाएगा। क्योंकि ये जो जानकारी है अभी पाई गई है वो मरीजों को हमने केवल 12 महीने तक देखा है। 12 महीने के बाद क्या बीमारी वापस उजागर होगी, क्या ये जो असर है ये बना रहेगा आजीवन, ये अभी देखने वाली बात है। यानी कि कुल मिलाकर आप ये कह रही हैं कि अभी और इंतजार करना होगा। ड्रग ट्रायल मात्र 18 लोगों पर हुआ है, ये एक बिगर ग्रुप पर होना चाहिए ताकि और ब्रॉडर वे में हम इस दवाई के बारे में, इसके असर के बारे में, और किस तरह से कैंसर कोशिकाओं को खत्म करती है और क्या वो वापस से फिर जनरेट तो नहीं हो जाते हैं आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड, ये देखने के लिए हमें अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। जी,
दूसरी चीज़ आपने पूछा कि क्या इसकी अवेलेबिलिटी रहने वाली है। तो हाँ। जब भी कोई दवाई ट्रायल होता है तो उसके बाद FDA एक अप्रूवल देता है कि ये पर्टिकुलर दवाई इस बीमारी के लिए ठीक पाई गई है और आप इसे अपने क्लिनिक में प्रयोग कर सकते हैं। तो FDA अप्रूवल्स होने के पश्चात हिंदुस्तान में इंपोर्ट की इसकी जो परमिशंस मिलती है उसी के बाद ये हिंदुस्तान के मरीजों के लिए उपलब्ध होती है। जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो इसकी अनुमानित कीमत रहने वाली है, वो लगभग 4 लाख रुपए पर डोज की रहने वाली है और लगभग 6 डोजेज आप मान के चलिए कम से कम रहने वाली हैं मरीजों के लिए। तो ये एक बड़ा फैक्टर है कि शायद चाहे अगर मिल भी गई तो इसकी उपलब्धि हमारे हिंदुस्तान के मरीजों में हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे देश में इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस का चलन नहीं है। तो बहुत लोग 1 से 2 लाख के इलाज को कराने में भी असमर्थ होते हैं। तो क्या ये जादुई करिश्मा हमारे मरीजों को उपलब्ध होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, ये सवाल तो बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण तो दिखाई दी है डॉक्टर कनिका, और वो कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। रेक्टल कैंसर पेशेंट्स के अंदर अगर आराम मिला है इस दवाई के थ्रू, तो जाहिर सी बात है उम्मीदें अन्य तमाम कैंसर पेशेंट्स को भी जो अलग अलग पार्ट के कैंसर से इस समय जूझ रहे हैं कि शायद कल को चलकर किसी ड्रग ट्रायल में एक खुशखबरी हमारे लिए भी आ जाए, यानी कि एक होप, एक उम्मीद नजर आई है। ये जो पर्टिकुलर ड्रग है जिसको हम दोस्तारलीमैब कह रहे हैं, हाँ। ये रेक्टल कैंसर से पहले बच्चेदानी के कैंसर्स, एंडोमेट्रियम और सर्विक्स में भी इसका अध्ययन हो रहा है। और इसी की तरह बहुत और ड्रग्स हैं, जैसे लंग्स में है, केटूडा है, डुरवैल्यूमैब है, बहुत और ड्रग्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद दिख रही है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, लंग कैंसर के पेशेंट्स यदि तीसरी स्टेज में हमारे पास आते थे आज से 20 साल पहले, तो हम कहते थे कि आपका जीवन काल जो अनुमानित है वो 9 से 11 महीने है। पर आज की डेट में हम 37 से 38 महीने उनका जीवन काल बताते हैं, क्योंकि कुछ नई दवाइयां जैसे डुरवैल्यूमैब भी आया है। तो ऐसे ही हर बीमारी में रिसर्च हो रही है। जो इम्यूनोथेरेपी बेस्ड दवाइयां हैं उन पे रिसर्च हो रही है। और जो सबसे जो अच्छी बात है इन दवाइयों की वो ये है कि इनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। जैसे आपने कहा रेडिएशन, कीमो, लोग डरते हैं, साइड इफेक्ट से डरते हैं। तो जो कीमो के टिपिकल साइड इफेक्ट्स होते हैं वो इम्यूनोथेरेपी में नहीं होते हैं, जैसे कि बालों का गिरना या खून की कमी आना, वो इन दवाइयों में नहीं होती है। तो ये चीज़ और अच्छी है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मरीजों को मिलेगा इन इलाजों से वो भी बेहतर रहने वाला है। बेहतर रहने वाला है, लेकिन 6 महीने दवा खाने से सभी मरीजों के ठीक होने की खबर के सामने आने के बाद पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं एक कोताही सी मच गई। सब लोगों के मन में क्यूरियोसिटी जागरूक होने लगी कि भाई आखिर ये कैसे हुआ, ये दवाई काम कैसे करती है। तो दरअसल इस दवाई में ऐसा क्या फैक्टर है जो इन 18 मरीजों पर काम किया, और कैसे कैंसर कोशिकाएं खत्म हो गई जो 6 महीने बाद भी डायग्नोज नहीं हो पाई, तमाम टेस्ट करवाए गए उनमें भी नहीं, इसको समझाएं जरा। तो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक बायोलॉजी से पहले इसको आपको समझाना चाहूँगी कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी चीज़ बाहर से आक्रमण करती है तो हमारे अपने शरीर के सैनिक, हमारी अपनी एंटीबॉडीज़ उससे लड़ने का प्रयास करती हैं। हमारा शरीर समझता है कि ये हमारे शरीर का हिस्सा नहीं है, हमें इसे ख़त्म करना है। कैंसर सेल्स भी एक तरह से एक फॉरेन टेररिस्ट की तरह शरीर में आते हैं, तो शरीर कोशिश करता है उसको डिस्ट्रॉय करने का। परंतु कुछ सेल्स से जब एक्सीड कर जाती है इनकी जनसंख्या तो शरीर नहीं लड़ पाता है। तो ये जो नई दवाइयाँ जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, ये क्या करती हैं, ये आपकी अपनी शरीर की इम्यूनिटी को थोड़ा और दुरुस्त करती हैं ताकि वो इस एंटीजन को पहचाने, पहली चीज़ वो उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये गलत सेल है हमारे शरीर में और उसको वो डिस्ट्रॉय कर पाएँ। तो दीज आर इम्यूनोथेरेपीज़ जहाँ आपका अपना शरीर कैंसर के प्रति ज़्यादा तंदुरुस्त हो रहा है और उसको खुद ही काबू कर रहा है। तो ये इसका बायोलॉजी है। तो इसमें फिर हर एक सेल का डिफेक्ट अलग है, तो हर एक कैंसर सेल का डिफेक्ट अलग है, तो इसीलिए टारगेटेड थेरेपीज़ हर एक कैंसर की अलग होती हैं। एक कैंसर में भी विभिन्न डिफेक्ट हो सकते हैं, तो उसमें भी हम सिलेक्शन करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि यही दोस्तारलीमैब जो है ये एंडोमेट्रियल कैंसर्स में भी स्टडी हुआ, तो उसके अंदर इन्होंने पोल ई म्यूटेशंस, MMR म्यूटेशंस, अलग अलग म्यूटेशंस के सेल्स को स्टडी किया, किसमें कारगर होगा और किसमें नहीं होगा, ये रिसर्च अभी चल रही है। जैसे मैंने कहा भविष्य में डेफिनेटली हमारा जो ऑन्कोलॉजी का पैराडाइम है चेंज होगा। जो तकनीकें हैं हमारी एडवांस तो हो ही रही हैं, साथ ही साथ वो ज़्यादा पेशेंट फ्रेंडली होने वाली हैं। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर जल्दबाजी नहीं करनी है, अपने इमोशंस पर फिलहाल काबू रखना है। ठीक है, जो
स्पेसिफिक कैंसर पेशेंट्स जिन पर ये ड्रग ट्रायल हुआ वो ठीक हो गए, लेकिन बाकी कैंसर पेशेंट्स को अभी थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। लेकिन तमाम तरह के उतार चढ़ावों से कैंसर पेशेंट्स को जूझना पड़ता है। डॉक्टर, आप तो रोज़ाना 2-4 इन चीज़ों से होती ही होंगी, चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो सोशली हो। ऐसे में कैसे डील किया जाता है, और साथ ही साथ दवाइयों के साथ साथ किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए? तो कैंसर और किसी अन्य बीमारी में बहुत ज़्यादा जिसको कह सकते हैं ये है कि बाकी बीमारियों से एक इंसान लड़ता है, कैंसर से पूरा परिवार लड़ता है। तो कैंसर आपको शारीरिक तौर से तो कमज़ोर करता है, पर मानसिक और आर्थिक कमज़ोरी भी लेके आता है, क्योंकि इलाज लंबा होता है, अलग अलग चिकित्सा प्रणालियों का प्रयोग होता है, तो खर्चे भी अधिक होते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई मरीज़ आता है तो पहली चीज़ तो हम उसको मरीज़ को बीमारी की जानकारी देते हैं कि क्या आपकी परिस्थिति है, स्टेज क्या है, क्या क्या आपके इलाज में प्रयोग होने वाला है। दूसरी चीज़ जो आजकल हम करते हैं, हमारे सपोर्ट सिस्टम्स चलते हैं, हमारे सोशल वर्कर्स होते हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि थोड़ी मानसिक सहायता भी करते हैं और मरीज़ को शारीरिक और मानसिक तरीके से तंदुरुस्त करते हैं और तैयार कराते हैं बीमारी से लड़ने के लिए। ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये परिवार के साथ भी बैठते हैं, क्योंकि परिवार की भी अपनी असमंजस होती है। बहुत बार होता है कि जो कैंसर पेशेंट है वो ब्रेड विनर है, वही अगर अफेक्ट हो गया तो पूरा परिवार जो है वो बिल्कुल खर्चा नहीं अपना कर पाता है। तो कैसे फाइनेंशियल सपोर्ट क्रिएट करना है, ये सब चीज़ें भी आजकल पेशेंट्स को ऑफर की जाती हैं। बहुत लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि कहाँ कहाँ से उनको आर्थिक सहायता मिल सकती है, वो उनको सजग किया जाता है कि कहाँ कहाँ से आर्थिक सहायता की उम्मीद है। आजकल तो मैस कैंपेन्स भी होते हैं, सोशल कैंपेन्स भी होते हैं, जिससे लोग अपना कुछ अरेंजमेंट्स कर पाते हैं। तो एक तीनों तरफ से जिसको कह सकते हैं 3 पिलर्स हैं इस ट्रीटमेंट के, डॉक्टर, परिवार और दवाई। ये तीनों चीज़ों को हाथ में हाथ साथ लेके चलना पड़ता है, तभी बीमारी ठीक हो पाती है। ठीक है, हम इस खास तौर पर इस अगर दवा की बात करें, जिसे चमत्कारिक दवा बताया जा रहा है, जो ड्रग ट्रायल में 18 लोगों पर इस्तेमाल की गई है, यानी कि जो रेक्टम कैंसर से जूझ रहे हैं उन पर तो ये कारगर साबित हो गई है, इसके सबूत सामने आ गए हैं। लेकिन जो दूसरे पार्ट्स में कैंसर से प्रभावित हैं, जूझ रहे हैं, उसमें अभी वो इतने इफेक्टिव नहीं रहने वाली है, यानी कि क्लियर समझा जाए तो ये मैं कहूँगी दवाई जो असर कर रही है रेक्टम कैंसर पेशेंट्स पर, वो दूसरे पेशेंट्स पर उतनी असरदार नहीं होगी, ये माना जाए। फिलहाल इस ट्रायल के बेसिस पे तो हम और बीमारियों के लिए प्रयोग नहीं कर सकते हैं, पर यही दवाई और ट्यूमर्स, सॉलिड कैंसर्स में अध्ययन अभी चल रहा है। तो शायद जैसे जैसे अध्ययन के रिजल्ट सामने आते जाएंगे, हमें क्लियर होता जाएगा कि ये पर्टिकुलर ड्रग किस किस कैंसर के लिए कारगर है। बट बहुत और ऐसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि क्योंकि इसने 100% इफेक्ट दिखाया तो सडनली बहुत हाइप क्रिएट हुआ है, बट बहुत ऐसे ड्रग्स हैं, लंग कैंसर में इतनी इम्यूनोथेरेपीज आ गई हैं जो बहुत अच्छा असर दिखा रही हैं। स्टेज 4 के कैंसर्स भी 3-3, 4-4 साल जीवित रह रहे हैं, बिल्कुल अपने ऑफिस जा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी पा रहे हैं, क्योंकि बहुत टारगेटेड ड्रग्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। क्योंकि जानकारी नहीं है, हाइप क्रिएट नहीं हुआ, तो उनके बारे में लोगों को अभी ज्ञान नहीं है। ठीक है, और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं जानना चाहूँगी आपसे, समझना चाहूँगी आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये कैंसर कैसे होता है, कैंसर के स्टेजेस, शुरुआत कहाँ से होती है और पता कैसे लगाया जाए? क्योंकि कहते हैं जितनी जल्दी पता लगता है, जितनी इनिशियल स्टेज पर पता लग जाए, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए, उतने ही बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। शिल्पा, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो स्टेज ऑफ ट्यूमर है वो डिक्टेट करता है ठीक होने की गुंजाइश को। जो बचपन में सब पढ़ते हैं ना, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, सही समय पे लगाया हुआ टांका ज़्यादा असरदार होता है। तो कैंसर जो होता है वो शरीर में या तो किसी म्यूटेशन, शरीर के अंदर जो नॉर्मली कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होकर 2 बन जाती हैं। जो माइटोसिस होता है, एक सेल 2 में डिवाइड करता है, पर उस डिवीजन के दौरान अगर सेल के अंदर जेनेटिकली या उसके डीएनए में डैमेज के कारण से कोई डिफेक्ट आ जाए तो सेल्स अनियमित रूप से ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो जो अनियमित ग्रोथ वाले जो सेल्स होते हैं, एक तो बेकार होते हैं, शरीर के लिए किसी काम के नहीं होते हैं, ये गांठें बना के दबाव करते हैं, शरीर के बाकी हिस्सों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से जैसे मैंने आपको कहा, दे आर टेररिस्ट, दे आर बैड सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ये
सबसे अधिक जो कारण है वो है तंबाकू। लगभग 30 से 33% कैंसर तंबाकू के कारण से होते हैं। हमारे देश में 14.5 लाख कैंसर केसेस होते हैं, उनमें से 3.25 लाख कैंसर तंबाकू के कारण से होते हैं। बाकी के 30 से 40% इन्फेक्शंस जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये HCV वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, EBV वायरस, इनके कारण से होते हैं। जो HIV के ग्रस्त मरीज होते हैं उनमें भी कैंसर अधिक होते हैं। तो वायरल के अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है आपका एक्सपोजर टू सर्टन पोल्यूटेंट्स। आप केमिकल्स के संपर्क में आ रहे हैं, आप कुछ फर्टिलाइजर्स या कुछ फैक्ट्रीज में एनिलीन डाइज के संपर्क में आ रहे हैं, तो वो भी कैंसर्स कर सकती हैं। और ये तो जाहिर सी बात है चिंता को और बढ़ाती हुई, क्योंकि आजकल हम जो फल खा रहे हैं, जो सब्जियां खा रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स हम देखते हैं, इंजेक्शंस लगे हुए होते हैं या फिर केमिकल्स के थ्रू उन सब्जियों को पका दिया जाता है, फलों को पका दिया जाता है, और वही हमें खाने को फिर मिलता भी है, क्योंकि जो मार्केट में अवेलेबल होगा वही हम खरीदेंगे, फिर वही हम खाएंगे। इसलिए भी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, क्योंकि गए वो ज़माने जब लोग अपने घरों में, अपने खेतों में किचन गार्डन्स उस ज़माने में बड़े बड़े हुआ करते थे और ऑर्गेनिक तरीके से फल सब्जियां उगाया करते थे, उनका सेवन किया करते थे। तो आज इन मौजूदा परिस्थितियों के बीच लोगों को किन किन चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है? खान पीन पर कैसे वो ध्यान दें, या फिर किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि कैंसर होने ना पाए? कैसे इससे बचा जा सकता है? तो जैसे मैंने बताया 60 to 70% कैंसर्स प्रिवेंटेबल हैं, क्योंकि उनका एक कारण हमें पता है। तो हमें अपनी जीवन शैली में ऐसी चीज़ों का संपर्क कम करना है। अगर आप तंबाकू खाते हैं तो वो छोड़ दीजिए। छोटे बच्चों को तंबाकू से दूर रखिए, क्योंकि वो प्रेरित होते हैं बड़ों को देख के। दूसरी चीज़ जीवन शैली में आता है आपका लाइफस्टाइल, आपका कितना चलना होता है, कितना आप एक्सरसाइज करते हैं। हमारे देश में पेट का मोटापा बहुत ज़्यादा होता है। जो पेट का मोटापा होता है उससे प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर्स और कोलन कैंसर्स ये अधिक होते हैं। तो अगर आप खान पान पे कंट्रोल करते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाते हैं, कम से कम 5 से 7 रंगीन फल और सब्जियों का प्रयोग अपने भोजन में करते हैं, तो कैंसर का रिस्क कम होता है। फाइबर ज़्यादा खाते हैं और फास्ट फूड्स कम करते हैं। फास्ट फूड्स जो हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो मैदे वाली चीज़ें होती हैं, ये नुकसानदायक है, क्योंकि ये पेट का मोटापा लाती हैं। और भी बीमारियाँ कैंसर के अलावा उत्पन्न होती हैं, थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो जीवन शैली अगर सुधार लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, WHO कहता है कि अगर आप हफ्ते में 180 मिनट की एक्सरसाइज करते हैं तो आप कैंसर या किसी और लाइफस्टाइल डिजीज से मरने का रिस्क 40% कम करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ों पे बहुत सजग होने की ज़रूरत है कि लाइफस्टाइल्स अपने इम्प्रूव करें। जेनेटिक कंपोनेंट केवल 2 से 3% है। ये ना सोचें कि हमारे परिवार में किसी को कैंसर नहीं है तो हमें नहीं होगा। कैंसर किसी को भी हो सकता है। और अपने शरीर पर ध्यान दें। आपका शरीर संकेत देता है। जब भी आपके शरीर में कोई एब्नॉर्मैलिटी फील हो रही है, किस तरह के सिम्टम्स होते हैं इनिशियल स्टेज? जी, तो कैंसर के चिन्ह किसी अन्य बीमारी से मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि आपका गला खराब है, आपके 2, 3, 4 हफ्ते हो गए हैं, आप गला ठीक नहीं हो रहा है, आवाज़ में तब्दीली आ गई है, गले से, लेट्रिन से, पेशाब से, बच्चेदानी से, कहीं से भी खून का रिसाव हो रहा है, शरीर के किसी भी हिस्से में गठान या गांठ महसूस हो रही है, वज़न कम हो रहा है, पाचन खराब हो गया है, सिरदर्द हो रही है, कोई कारण सिरदर्द का नहीं मिल रहा है, तो ये सब संकेत हैं कि शरीर में कुछ चीज़ है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना है। बेस्ट तरीका मैं बताऊं शिल्पा, बेस्ट तरीका है कि आप अपनी सालाना एनुअल हेल्थ चेकअप कराएं। जो लोग अपने एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराते हैं उनके शरीर में छुपी हुई बीमारियां भी पता चल जाती हैं। कैंसर के प्री कैंसरस कंडीशंस भी पता चल जाती हैं। कैंसर बनने से पहले भी, जैसे बच्चेदानी के कैंसर की बात करें तो 15 साल पहले से ही चेंजेस सेल्स में आते हैं, जो कि एक सिंपल सा पैप स्मीयर टेस्ट में पकड़ा जा सकता है। तो अपने एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराइए। डॉक्टर आपकी एज, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से बताएगा कि ये टेस्ट आपके होने चाहिए। अगर आप वो कराते रहेंगे तो 80 to 90% चांसेस हैं कि आप कुछ भी अगर शरीर में होगा तो जल्दी पकड़ लेंगे। और जैसे आपने पहले कहा, स्टेज का फर्क पड़ता है। स्टेज 1 में 90-95% क्योर्स होते हैं ज़्यादातर कैंसर्स के। जैसे ही आप स्टेज 2 और 3 की तरफ जाते हैं, कंट्रोल रेट्स कम हो जाते हैं। स्टेज 4 में 5-6% ही लोग ठीक हो पाते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है टाइमली डिटेक्शन एंड टाइमली ट्रीटमेंट। और जिन रेक्टम मरीजों में ये दवा काम की, असरदार साबित हुई, अभी आपके मुताबिक थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए? क्योंकि 6 महीने का डायग्नोस देखा है उन लोगों ने, साल भर, 2 साल, 3 साल बाद वापस से वो सेल्स जनरेट तो नहीं हो रही है, रिवाइव तो नहीं हो पा रही है, इस पर भी यानी कि गौर करना होगा, तब जाकर हम पुख्ता तौर पर कुछ कह सकते हैं। बिल्कुल, जब हम कैंसर क्योर की बात करते हैं तो हम कहते हैं सर्वाइवल
जो कि हम ज़्यादातर बीमारियों के लिए कहते हैं 5 वर्ष पे। अगर मैं कहती हूँ कि सर्वाइवल रेट 10% तो उसका मतलब है 5 साल बाद जीवित रहने के चांस 5% है। तो अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इस ड्रग के देखने के लिए। अभी जो हाइप है वो रियलिटी है कि नहीं है, वो डेफिनेटली अगले आने वाले 5 वर्षों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अन्य तमाम जो कैंसर पेशेंट्स हैं अलग अलग पार्ट से जो जूझ रहे हैं रेक्टम कैंसर के अलावा, कहीं ना कहीं उनके मन में इस समय बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। पूरी दुनिया में इस समय ये चर्चा में आया हुआ है, ये दवाई जिसकी चर्चा हो रही है, दवाई किस तरह से काम कर रही है, कितनी असरदार है। तो जाहिर सी बात है एक बार फिर से इमोशनली भी वो तमाम पेशेंट्स और फिर उनके साथ डील करना, उनको समझाना, ये कितना मुश्किल साबित होता है डॉक्टर? शिल्पा, आप मानेंगे नहीं, जिस दिन से ये खबर मीडिया में आई है, हम सारे ही कैंसर स्पेशलिस्ट के पेशेंट्स हमें मैसेज कर करके न्यूज़ शेयर कर रहे हैं कि मैम बताइए क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या अब हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा होप क्रिएट हुई है सारे ही कैंसर पेशेंट्स में। कई बार हमें बुरा भी लगता है किसी किसी को कहना कि ये आपके लिए नहीं है या आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है, आपको तो अपना जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है वो ही कराना पड़ेगा। तो डिफ़िकल्ट तो हो रहा है, बट ज़्यादातर लोग आजकल बहुत समझते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिटरेचर पढ़ के ही आजकल डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो सोशल मीडिया का एरा है, गूगल का एरा है, ज़्यादातर लोग ये सब कुछ अपना इन्फॉर्मेशन गैदर करके ही आगे अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। तो दैट हैज़ मेड आवर टास्क अ बिट ईजियर, क्योंकि आज लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्रेंडली हो गए हैं। लेकिन गलती उन लोगों की भी नहीं है मैम, क्योंकि जिस सदी में हम जी रहे हैं, मेडिकल साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशंस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई ठीक है कैंसर जैसी बीमारी, जानलेवा बीमारी, लेकिन आज नहीं तो कल इसका भी इलाज खोजा जाएगा। और इसी उम्मीद पर दुनिया कायम है, और इस उम्मीद को बल देती हुई ये दवा, ये खबर, कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। इट इज़ अ प्रॉमिसिंग ड्रग एंड डॉक्टर्स कम्युनिटी, द मेडिकल कम्युनिटी इज़ ऑल्सो एक्साइटेड। ऐसा नहीं है कि हम इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम लोगों को भी लग रहा है कि चलिए रेक्टल पेशेंट्स, क्योंकि रेक्टल पेशेंट्स में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर रेक्टल पेशेंट्स होते हैं उनका लेट्रिन का रास्ता ही बदल दिया जाता है। जब सर्जरी होती है तो परमानेंट बैग लगने के चांसेस होते हैं। तो अगर ऐसे से हम पेशेंट्स को बचा पाएंगे तो हमें भी उतनी ही खुशी मिलेगी कि हमारे पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी जी पाएंगे। यानी कि कम से कम शुरुआत तो हुई, और ऐसे में आगे रास्ता भी फिर उसी हिसाब से उम्मीद भरा दिखाई देने लग जाता है। डॉक्टर कनिका, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट चाहूँगी, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी दर्शकों को, कितना वो सजग रहे, किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखे, और क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक टेस्ट जिसे हर साल कराना ज़रूरी है? यानी कि अगर कोई नॉर्मल रूटीन में वो टेस्ट गलती से छूट जाए, लोगों को पता ही ना हो कि इस टेस्ट की क्या महत्वता है, इस बारे में आप बताना चाहें? तो डेफिनेटली जो मेरा मैसेज है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है। पहली चीज़ कि एनुअल हेल्थ चेकअप, एनुअल हेल्थ चेकअप पे स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसको कोई दिक्कत नहीं है उसकी कुछ जांचें की जाएं छुपी हुई बीमारियां ढूंढने के लिए। तो महिलाओं में जो भी 45 ईयर्स से ऊपर की महिलाएं हैं उनको मैमोग्राफी, स्तन की जांच होनी चाहिए सालाना। जो विवाहित महिलाएं हैं, सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं हैं, उनका पैप स्मीयर होना चाहिए हर 3 वर्ष में। जो पुरुष हैं अगर तंबाकू खाते हैं, पहली चीज़ तो उसे छोड़ देना चाहिए। दूसरा ओरल एग्जामिनेशन, मुख की जांच। दूसरा जो 50 वर्ष से अधिक के पुरुष हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस होते हैं, तो उनकी जो है जांचें होनी चाहिए ताकि प्रोस्टेट कैंसर अगर छुपा हुआ है तो वो भी पकड़ा जाए। बट मेनली जब डॉक्टर देखते हैं 3 प्रकार से जांच होती है। खून की जांचें होती हैं, आपको शरीर से देखा जाता है, या कुछ रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे किए जाते हैं। तो वो आपके जीवन शैली, आपकी जेनेटिक्स, उसको देख के हम आपको बताते हैं कि आपको कौन सा टेस्ट कराना है। तो आप सीधे एनुअल स्क्रीनिंग कराइए, डॉक्टर खुद आपको गाइड करेंगे कि कौन सा टेस्ट आपके लिए कारगर है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर ने जो आप लोगों को ये टिप्स दिए हैं आप इन्हें ज़रूर फॉलो करेंगे और हमेशा अलर्ट मोड पर रहेंगे, क्योंकि अपनी सेहत को कतई नज़रअंदाज नहीं करना है। वो कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो इस बात का आप लोगों को खुद ही ध्यान रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर कनिका सूद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ कैंसर से जुड़ी हुई साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस
any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।